चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी। इस वीडियो में हम आपको सीए और हॉस्टल सब्सिडी के क्या रेट हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सीए और हॉस्टल सब्सिडी के लिए जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं वो 17 जुलाई 2018 के जो लेटर में जो भी प्रोविजन दिया गया है, जो रिकमेंड किया गया था 7 सीपीसी में, उसके आधार पर ही आपको दिया जाता है। यहाँ पर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की एलिजिबिलिटी के बारे में बताया जाएगा। सीए जो आपको दिया जा रहा है वो आपके बच्चे की पढ़ाई के ऊपर हुए खर्चे को रियम्बर्स करने के लिए दिया जाता है। भारत सरकार ने जो भी इसका रेट रखा है उसके बारे में हम आपको नीचे देंगे, बताएंगे कि इसके रेट क्या दिए गए हैं। ये रेट जो है वो 1/7/2017 से प्रभावी है। सीए जो आपको मिलता है वो आपको 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए मिलता है, यानी कि 2 बड़े बच्चे, आप उनके लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका सेकंड बच्चे जो होते हैं, सेकंड बर्थ जो है वो ट्विंस अगर बच्चे हैं तो आप 3 बच्चों का ले सकते हैं। यानी कि पहला बड़ा बच्चा और उसके बाद अगर ट्विंस बच्चे हैं तो आप 3 बच्चों का सीए ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका फर्स्ट बच्चे जो है वही आपके ट्विंस हैं तो आपको फर्स्ट जो ट्विंस बच्चे हैं उनका ही सीए मिलेगा। उसके बाद जो आपके बच्चे होंगे, तीसरा बच्चा, उसका आपको सीए नहीं मिलेगा। जो सीए का अमाउंट है वो आपको रेट जो दिए गए हैं उसके आधार पे ही मिलेगा। आपने भले ही कितना भी पैसा क्यों ना भरा हो स्कूल में, लेकिन आपको पैसा वही मिलेगा जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसी तरह जो सीए मिलता है उसकी एज लिमिट है 20 साल, यानी कि आपका बच्चा जब 20 साल का हो जाता है या फिर वो 12th स्टैंडर्ड पास कर लेता है, इन दोनों में से जो भी पहले होगा आपको सीए तब तक ही मिलेगा। यानी कि अगर आपका बच्चा 20 साल का हो गया है और 12th स्टैंडर्ड अभी क्लियर नहीं हुआ है तो उसका 20 साल होते ही सीए बंद हो जाएगा, या फिर उसने 12th स्टैंडर्ड क्लियर कर लिया है लेकिन वो 20 साल का अभी नहीं हुआ है तो भी उसका सीए बंद हो जाएगा। दोनों में से जो पहले होगा वहीं तक आपको सीए मिलेगा। इसके अलावा जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके केस में 22 साल तक वो ले सकते हैं, यानी कि 22 ईयर्स तक उनको मिलता है सीए का अमाउंट। और उनके लिए भी 12th स्टैंडर्ड की एक लिमिट है कि दोनों में से जो पहले होगा, या तो वो 22 साल के पहले हो जाते हैं या वो 12th स्टैंडर्ड क्लियर करते हैं, दोनों में से जो भी पहले होगा तब तक उनको सीए मिलेगा। हॉस्टल सब्सिडी एलिजिबिलिटी। हॉस्टल सब्सिडी आप उस केस में ले सकते हैं जब बच्चे आपके बोर्डिंग स्कूल में हैं। बोर्डिंग और लॉजिंग अगर स्कूल में ही है तो आप हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। हॉस्टल सब्सिडी क्लेम करने के लिए भी वही कंडीशन है जो सीए के लिए है। आपके 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए ही आप हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। अगर सेकंड बच्चे आपके ट्विंस हैं तो आपके 3 बच्चों के लिए आप हॉस्टल सब्सिडी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पहले ही 2 बच्चे हैं यानी वो ट्विंस हैं तो आपको तीसरे बच्चे के लिए हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिलेगा। इसी तरह आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो भी आपने बोर्डिंग लॉजिंग पे खर्च किया है, जितना अमाउंट है वो आपको उतना ही मिल सकता है जितना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया गया है। उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं भले ही आपने कितना भी खर्चा क्यों ना किया हो। इसके अलावा अगर आपका बच्चा बोर्डिंग स्कूल में है और वो रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो आपके घर से 50 किलोमीटर दूर है तो ही आप हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। कम से कम 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए। सीए और हॉस्टल सब्सिडी के जो रेट्स हैं वो इस तरह से हैं। सीए 2250 पर मंथ और 27,000 रुपीज पर एनम। इसी तरह सीए अगर दिव्यांग बच्चों के लिए दिया जा रहा है तो 4,500 रुपीज पर मंथ और 54,000 रुपीज पर एनम। ये अमाउंट फिक्स है और क्योंकि ये आपको साल में एक बार ही मिलना है इसलिए पर एनम आपको दिया जाता है। हॉस्टल सब्सिडी 6,750 पर मंथ और 81,000 रुपीज पर एनम। हॉस्टल सब्सिडी के केस में जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया गया होगा
या फिर जो रेट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको दिया जाएगा। इसी तरह जो सीए और हॉस्टल सब्सिडी है, ये 25% इंक्रीज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जब आपका डीए 50% से ज्यादा हो जाए। सीए और हॉस्टल सब्सिडी की कुछ और कंडीशंस हैं, आइए जानते हैं। हॉस्टल सब्सिडी और सीए आप साथ में भी ले सकते हैं, यानी कि दोनों ही क्लेम कर सकते हैं कंकरेंटली। सीए और हॉस्टल सब्सिडी आप साल में एक बार ले सकते हैं, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद ही आपको सीए और हॉस्टल सब्सिडी मिलता है। आपका जो एकेडमिक ईयर है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का है, इसलिए जब वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा उसके बाद ही आप सीए और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो है वो ये है कि आपको जो सीए मिलता है या हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा, उसकी जो क्लासेस हैं, यहाँ पर इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वैसे तो आपको नर्सरी से 12th तक आपको सीए और हॉस्टल सब्सिडी मिलता है, लेकिन नर्सरी के बाद लोअर केजी या अपर केजी, या फिर नर्सरी और लोअर केजी या नर्सरी और अपर केजी, इसमें आपको सिर्फ 2 ही क्लास पहले मिलेगा क्लास 1 से। मतलब क्लास 1 से पहले आप या तो नर्सरी और एलकेजी ले सकते हैं, या एलकेजी और यूकेजी ले सकते हैं, या नर्सरी और यूकेजी ले सकते हैं। आपको नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के 3 क्लास का सीए नहीं मिलेगा। इसी तरह जब आप सीए और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम करते हैं तो उसके साथ आपको स्कूल का सर्टिफिकेट या अपना सेल्फ डिक्लेरेशन लगाना है कि आपका बच्चा इस फाइनेंशियल ईयर में इस कक्षा में पढ़ता था और उसका आप क्लेम कर रहे हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपको या तो आपके ओसी से या आप खुद भी सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ लगा के सर्टिफाई करके भेज सकते हैं। हॉस्टल सब्सिडी के केस में ये आपके हॉस्टल के प्रिंसिपल के द्वारा आपको सर्टिफाइड होना चाहिए कि ये बच्चा जो है वो उस हॉस्टल में रह के पूरे एकेडमिक ईयर में उसने पढ़ाई की है और वहीं पर वो रहे हैं, और उनके खाने पीने की व्यवस्था यानी कि लॉजिंग और बोर्डिंग की व्यवस्था भी उन्हीं के स्कूल में की गई थी। यानी कि लॉजिंग बोर्डिंग साथ में हुआ है, उसी स्कूल में पढ़ाई की है, तभी आप हॉस्टल सब्सिडी ले पाएंगे। तो ये सर्टिफिकेट आपके प्रिंसिपल के द्वारा, जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनके द्वारा लगाकर आपको भेजना होता है, तब आप हॉस्टल सब्सिडी क्लेम ले सकते हैं। सीए और हॉस्टल सब्सिडी का एक और प्रोविजन है, वो इस तरह से है, एक प्रावधान रखा गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की उनकी सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों को सीए और हॉस्टल सब्सिडी दिया जाएगा। यानी कि उनके बच्चों के लिए सीए और हॉस्टल सब्सिडी रियम्बर्स की जा सकेगी, बशर्ते कि जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसकी पत्नी या पति किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस पर ना हो, जैसे कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी या फिर पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पार्टली और फुल्ली फंडेड किया जा रहा हो। तो ऐसे केसेस में उनको नहीं मिलेगा सीए और हॉस्टल सब्सिडी, अदरवाइज वो सीए और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम कर सकते हैं। और ये क्लेम उनको तब तक मिलेगा जब तक कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई वो अपनी जीवित अवस्था में उस क्लेम को लेने के हकदार होते हैं। यानी कि अगर वो जीवित होते और उन्हें जब तक ये अलाउंस मिल सकता था तब तक उनके बच्चों को भी ये अलाउंस दिया जाएगा। और इस केस में जो पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश होगा वो कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस उनका पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश करके उनके पीओ को भेज देगा फॉर पेमेंट के लिए। इसी तरह नेपाल और भूटान के नागरिक जो भारत सरकार के एम्प्लॉय हैं, उनके बच्चे अगर नेटिव प्लेस यानी कि नेपाल और भूटान में रह रहे हैं तो वे भी सीए और हॉस्टल सब्सिडी लेने के हकदार होंगे। इसके लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट लेना होगा इंडियन मिशन से कि यह स्कूल जहां उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन अथॉरिटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, और वे उनके जो इंस्टीट्यूशन है जहां वो बच्चे पढ़ते हैं वो उनके ड्यूरिडिक्शन में आता है।
सीए और हॉस्टल सब्सिडी का बच्चे के परफॉर्मेंस से कोई संबंध नहीं है। इन केस अगर बच्चा किसी क्लास में उस साल फेल भी हो जाता है तो भी उसे सीए और हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। परंतु अगर बच्चे ने उस क्लास को पास कर लिया है और उसके बाद उसी क्लास में दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया जाता है या फिर मिड सेशन में उसी क्लास में बच्चे का एडमिशन कराया जाता है जो क्लास वो पास कर चुका है, तो उस क्लास के लिए सीए या हॉस्टल सब्सिडी का रियम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। यानी कि पास किए गए क्लास के लिए 2 बार सीए नहीं दिया जाता है। इसी तरह अगर दोनों हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनमें से कोई एक ही सीए और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम कर सकता है।